गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम। चलिए भाई, आज हम आपको एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है जो आपका पेडागोजी का टॉपिक माना जाता है, जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये इनकेस जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सी टेट में आते हैं या टेट में आते हैं उन सब के पेडागोजी के सेक्शन में ये कवर होता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक, तो जहाँ तक हम मापन की बात करते हैं तो मापन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु या कोई गुण जिसको मापने की कोई निर्धारित इकाई हो। ठीक, जब किसी भी गुण को, किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को हम पहले से ही निर्धारित गणितीय इकाइयों में अभिव्यक्त कर पाएँ या उसको प्रेजेंट कर पाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन या मेजरमेंट कहा जाता है। जैसा कि डेफिनेशन में यहाँ पे मेंशन है, जब हम किसी गुण, वस्तु या पदार्थ को पूर्व निर्धारित गणितीय इकाइयों में प्रस्तुत करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। मापन सदैव मात्रात्मक होता है, यानी मापन के द्वारा केवल और केवल चीज़ों की मात्रा बताई जाती है। जैसे मीटर है, लीटर है, किलोग्राम है, IQ है, ये सभी क्या है? मापन की इकाइयां हैं। इसीलिए बुद्धि को मापने के संबंध में मापन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मापन कितने प्रकार का होता है? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है कि मापन कितने प्रकार का होता है। तो मापन आपका 4 प्रकार का होता है, जो एक सीक्वेंस से है, ये क्रम निर्धारण किया गया यहाँ पर मापन का। तो मापन का जो सबसे लोएस्ट लेवल या सबसे निम्नतम स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? नामित मापन, यानी नॉमिनल मेजरमेंट। दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्रमित मापन, यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट। तीसरे नंबर पर है अंतराल मापन, यानी इंटरवल मेजरमेंट। और सबसे लास्ट में या सबसे उच्च स्तर का जो मापन होता है उसे हम आनुपातिक मापन या रेशियो मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, अब इसके अंदर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ये समझना है कि आखिर नामित मापन होता क्या है, इसको क्यों मापन का सबसे निम्नतम स्तर माना गया है। तो नामित मापन में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में जो भी गुण पाए जाते हैं, हम उन सभी गुणों को उसके नाम के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नामित मापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि राधा क्लास में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करती है। तो अब क्या हमने किया कि राधा के गुणों को उसके नाम के आधार पर प्रेजेंट किया है। या हम ये कह दें कि मोहन सुरेश से ज़्यादा अच्छा है, या सीता क्लास में पढ़ने में सबसे कमज़ोर है, या वो खेलकूद में सबसे बेहतर है। तो जब किसी व्यक्ति में या पदार्थ में पाए जाने वाले गुणों को हम उसके नाम के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, सॉरी नामित मापन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? क्रमित मापन, यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है कि इसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले गुणों को एक सीक्वेंस में या एक क्रम से रखते हैं। क्रम हमारा क्या हो सकता है? जैसे 1, 3, 5 ये हमारा आपका ऑड नंबर हो सकता है, 2, 4, 6, 8 ये आपका इवन नंबर हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा कक्षा में 60% मार्क्स लाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसकी श्रेणी कौन सी है? प्रथम श्रेणी है। जो बच्चा 50% लाएगा वो सेकेंड डिवीज़न में पास होता है, और जो बच्चा 40% लाता है वो थर्ड डिवीज़न में पास होता है। तो ये जो हमने कैटेगराइज्ड किया है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? क्रमित मापन में आता है। देखिए इधर 60-40 और आपका 60-50-40 का क्रम है, और इधर आपका प्रतिभाशाली यानी क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीज़न का, सेकेंड डिवीज़न का और थर्ड डिवीज़न का एक क्रम है। इसके बाद देखिए आपका क्या है? अंतराल मापन यानी इंटरवल मेजरमेंट। अंतराल मापन क्या होता है कि ये जो मापन है वो ये कहता है कि 2 अंकों या 2 बिंदुओं के बीच, जैसे कि हमने यहाँ पे 11 रख दिया और यहाँ पे 12 रख दिया, तो जहाँ पर 2 अंकों या 2 बिंदुओं के बीच जो मध्य दूरी की माप होती है उसको भी मापन का आधार माना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? आपका अंतराल मापन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि 11 और 12 के बीच की मिड दूरी कितनी है? 11.5।
तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतराल मापन कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम में क्या देखते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 100 में 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, अगर कोई बच्चा 32.5 मार्क्स भी स्कोर करता है तो फिर ऐसे स्टूडेंट को 33 मार्क्स देकर के उसको पास की कैटेगरी में रखा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतराल मापन, या आप इंटरवल मेजरमेंट के नाम से इसे बता सकते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, आनुपातिक मापन। तो ये जो मापन है, ये मापन का सबसे उच्चतम स्तर है। इसको शून्य मापनी या परम शून्य बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यानी चाहे आप इसको शून्य मापनी कहें या आप इसे परम शून्य बिंदु की माप के नाम से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि दो अंकों के बीच जितने भी छोटे से छोटे शून्य बिंदु बन सकते हैं, यानी दो अंकों के बीच आप जितने से दशमलव के बाद जितने भी छोटे से छोटे शून्य बिंदु बनाते हैं, जहाँ पर उन सभी शून्य बिंदुओं को भी मापन का आधार माना जाता है, ऐसे मापन को हम लोग आनुपातिक मापन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग सबसे उच्च स्तर पर किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या देखते हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जब मेरिट बनाई जाती है, आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाता है, उसमें आनुपातिक मापन का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि मेरिट कैसे बनती है, किसी को 71.25 मिला है, किसी को 71.27 मिला है, किसी को 71.28 किसी की मेरिट बन रही है। तो ये जो निर्धारण किया जाता है, ये आनुपातिक मापन के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है भाई, तो मापन सबको समझ में आ गया होगा। मेन बिंदु आपको याद रखने हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम गणितीय इकाइयों में रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन में केवल किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा बताई जाती है, इसमें गुणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। सबसे निम्न स्तर का मापन कौन सा होता है, नामित मापन। सबसे उच्च स्तर का मापन आनुपातिक मापन। परम शून्य बिंदु की माप या शून्य मापनी के नाम से किसे जाना जाता है, वो आपका आनुपातिक मापन होता है। ये कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वह मापन का कौन सा स्तर है जिसमें दो अंकों के बीच आने वाले समस्त शून्य बिंदुओं को भी आधार माना जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आनुपातिक मापन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है बेटा, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक, मूल्यांकन क्या है कि आकलन का जो सबसे ब्रॉडर लेवल होता है, सबसे उच्चतम स्तर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। ये जो सभी शब्दावली हैं, इन सभी शब्दावलियों का प्रयोग कहीं न कहीं हम बच्चों की योग्यताओं को, उनके व्यवहार को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपका परीक्षा हो गया, परीक्षण हो गया, आपका आकलन यानी असेसमेंट हो गया, मापन यानी मेजरमेंट हो गया, और सबसे जो बिग टर्म आपका आता है वो है मूल्यांकन। तो वर्तमान समय मूल्यांकन के लिए एक शब्द प्रयोग होता है CCE, जिसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इवैल्यूएशन में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग हम किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले करते हैं। एज अ टीचर जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, हम स्टार्टिंग से ही इवैल्यूएशन करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत हम अपनी पाठ्य योजना को अपने क्लास में या स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो मूल्यांकन का कार्य हमारा शिक्षण से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और तब तक लगातार चलता रहता है, यानी अंत तक मूल्यांकन हम करते रहते हैं जब तक हम छात्रों ने कितना सीखा है और उनके सीखने में कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया में लगातार चलती रहती है बिना रुके हुए। ठीक है,
इसके बाद दूसरा शब्द दिया हुआ है व्यापक, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो व्यापक शब्दावली का जो अर्थ होता है वो ये है कि मूल्यांकन का जो प्रयोग है हम केवल शिक्षा में ही नहीं करते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। आजकल हम देखते हैं हम हर क्षेत्र में अपना मूल्यांकन करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप ईयरली अपना मूल्यांकन करते हैं, अगर आप किसी जॉब में होते हैं तो भी आप अपना इवैल्यूएशन करते हैं कि हम कितना बेटर कर रहे हैं या हमारे करने में कौन सी कमियां रह गई हैं। स्टूडेंट्स अपना इवैल्यूएशन करते हैं, टीचर्स अपना इवैल्यूएशन करते हैं, अपने स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक शब्दावली है जिसके अंतर्गत हम शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों को यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इसमें शामिल करते हैं। इसीलिए मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? व्यापक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो बेटा मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो केवल बच्चों की उपलब्धियों को जांचना नहीं होता है, बल्कि हमारे बच्चे ने, हमारे स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है और उनके सीखने में जो भी कमियां रह गई हैं उन सभी कमियों को जांच करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में रिक्त रह गई कमियों का निदान व उपचार करना होता है। यहाँ पे निदान और उपचार दो शब्द दिए हुए हैं, जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इसको रेमेडियल टीचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये दोनों जो शब्द हैं वो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी से लिए गए हैं। यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होता है बेटा कि जैसे कभी हम बीमार होते हैं और हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर का सेंस होता है कि किसी MBBS डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और मान लीजिए हमने उनसे कहा कि बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप कुछ ट्रीटमेंट बताइए। तो वो जो डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट नहीं लिखता है, सबसे पहले वो कुछ टेस्ट यानी परीक्षण लिखता है और आपसे उन परीक्षणों को करवाने के लिए कहता है। जब आप वो सभी टेस्ट कराकर उसके पास ले जाते हैं तो आपने देखा होगा पर्चे का एक ऐसे मार्जिन बना होता है और वहाँ पे वो डायग्नोस करके आपकी बीमारी का नाम नीचे लिख देता है। यानी आपको किस वजह से ये समस्या थी उस बीमारी के कारण को उसने पहचान लिया है और उसके बाद वो पर्चे के इधर आपको रेमेडी यानी दवाइयाँ लिखता है और मेडिसिन को इंग्लिश में रेमेडी भी कहते हैं। उसी से ये शब्द आपका बना है रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो जिस तरह से आप एक बेहतर डॉक्टर के पास अपनी बीमारी को जानने के लिए और उस बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयाँ लेने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, डायग्नोस का मतलब होता है कि छात्रों के सीखने में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सभी कठिनाइयों की जांच करना डायग्नोस्टिक होता है। और जहाँ पर डायग्नोस होता है वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण हमेशा साथ में ही चलता है। यानी अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की समस्याएं या कठिनाइयाँ पता है तो एक अच्छा टीचर होने के नाते आप उन कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में रिक्त रह गई कमियों का निदान व उपचार करना होता है। स्टार बना के मैंने मेंशन किया है कि मूल्यांकन क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार का होता है। यानी मूल्यांकन में हम मात्रा भी बताते हैं और गुण भी बताते हैं, इसीलिए मूल्यांकन को मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो मूल्यांकन हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है, नियोजनात्मक मूल्यांकन यानी प्लानिंग इवैल्यूएशन। तो चूंकि हम शिक्षण की बात कर रहे थे तो नियोजन से तात्पर्य होता है तैयारी से, यानी पूर्व योजना या तैयारी हमारी क्या कहलाती है, नियोजन कहलाती है। तो शिक्षण कार्य करने से पहले अपने शिक्षण को या टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से एक अध्यापक जो तैयारियां करता है उन सभी प्रिपरेशंस को या उन सभी तैयारियों को हम नियोजनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे क्या होता है कि शिक्षण विधियों का चुनाव हो गया, तो हर अध्यापक चाहता है कि हम बहुत अच्छी टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी लर्निंग को बहुत अधिक या अपनी क्लासरूम को बहुत अधिक इफेक्टिव या अपनी टीचिंग को बहुत अधिक इफेक्टिव बना सकें। तो शिक्षण विधियों का चयन हो गया।
प्रॉपर टीएलएम का चयन हो गया। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके अंतर्गत क्या आता है कि उस पर्टिकुलर प्रकरण से संबंधित चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया, जितना भी प्रिंट रिच मटेरियल हो गया या जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं, नियोजनात्मक मूल्यांकन में आ जाते हैं। इनका चयन हम पहले से ही कर लेते हैं। इसके बाद पाठ योजना निर्माण हो गया, यानी लेसन प्लान बनाना, और साथ ही साथ प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग, ताकि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांच सके। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, नियोजनात्मक मूल्यांकन या प्लानिंग इवैल्यूएशन के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस प्रक्रिया का प्रयोग नियोजनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, शिक्षण विधियों का चुनाव, पाठ योजना निर्माण, प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, मॉडल है आपका, और जितने भी टीएलएम्स हैं, जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उन सभी का चुनाव किस में आ जाता है, नियोजनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, हमने पूरा प्लान कर लिया कि इतने बेहतर तरीके से हमें अपनी टीचिंग करनी है ताकि हम जो भी या जिन उद्देश्यों को आधार मान करके शिक्षण करने जा रहे हैं, हमें वो सभी उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, और ये करके अध्यापक अपने टीचिंग को क्लास में स्टार्ट करता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव या क्रिएटिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण करने के उपरांत, यानी अपने प्रकरण को पढ़ाने के उपरांत, हम हमेशा इस बात को जानना चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों को आधार मान करके हमने शिक्षण कार्य किया था, वो उद्देश्य हमें किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। यानी यदि छात्रों ने अधिगम किया है तो उनके व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तनों को जांचने के उद्देश्य से हम जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वो सभी हमारी प्रक्रियाएं किसमें आती हैं, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में आती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी सीबीएसई बोर्ड्स की आजकल बुक्स बनती हैं, उन सब में नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो एक्सरसाइज दी होती है, उसमें लिखा होता है फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों के निर्माणात्मक मूल्यांकन को जांचने के उद्देश्य से, या बच्चों के सीखे गए ज्ञान को जांचने के उद्देश्य से, या बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को जांचने के उद्देश्य से हम जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन में रखते हैं। जैसे प्रश्नोत्तरी हो गई, प्रश्न पूछना, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले हों, यानी प्रश्नोत्तरी, पहेली, इसके बाद गृह कार्य और प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, डिबेट हो गया, प्रश्नोत्तरी, पहेली, गृह कार्य और प्रोजेक्ट वर्क, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे निर्माणात्मक मूल्यांकन का हिस्सा मानी जाती हैं। क्लियर हो गया। इनके द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को जांचने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा आता है निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। तो निदान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समस्या के कारणों की पहचान करना, और जहां पर निदान होगा वहां पर उपचारात्मक विधियों का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सामने कोई ना कोई कठिनाइयाँ या समस्याएं ज़रूर आती हैं। ये समस्याएं पर्सनल भी हो सकती हैं, ये समस्याएं क्लास में समायोजन संबंधी भी हो सकती हैं, ये समस्याएं किसी विषय को समझ में ना आने संबंधी हुई हो सकती हैं, ये समस्याएं आपकी प्रोनाउंसिएशन संबंधी भी हो सकती हैं। यानी शिक्षण के दौरान छात्रों के समक्ष जो भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं के कारणों की पहचान करना क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन। और उनके कारणों को जान करके उन सभी समस्याओं को हम उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सपोज जैसे हम कहें कि हमारी क्लास का एक बच्चा है, वो
श और श में के उच्चारण में डिफरेंस नहीं कर पाता है और वो सबको एक ही साउंड पैटर्न से प्रोनाउंस करता है। ऐसे बच्चों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? तो निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। सबसे पहले हम कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा हकलाता है या तुतलाता है, या बाय बर्थ उसको बोलने संबंधी कोई समस्या है, या बच्चे को प्रोनाउंसिएशन प्लेस का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले हम कारण जानेंगे और जो भी कारण हमें प्राप्त होगा, अगर बाय बर्थ होगा तो हम उसको किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के लिए कहेंगे, या बच्चे को अगर उच्चारण संबंधी जानकारी नहीं है तो हम शब्दों को उच्चारण संबंधी स्थानों का ज्ञान कराकर उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे लास्ट नंबर पर क्या आता है? संकलनात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन। यह मूल्यांकन का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। इस मूल्यांकन का प्रयोग किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, यानी किसी निश्चित या निर्धारित अवधि के उपरांत, या पूरे सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है कि पूरे वर्ष भर में किसी भी क्षेत्र में बच्चों ने क्या क्या अचीव किया है, उन सभी उपलब्धियों को जांच करके उसको डेटा या आंकड़ों के रूप में एक स्थान पर रखा जाता है। जैसे हमारा सत्र परीक्षा हो गया, या हमारा जो रिजल्ट होता है वो किस में आता है? संकलनात्मक मूल्यांकन में आता है। और इसी मूल्यांकन के आधार पर हम बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट करते हैं और जीवन पर्यंत उसकी इसी उपलब्धियों को जांचा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका मापन एवं मूल्यांकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।